चलिए, सबको नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार के तेज तर्रार पूर्व आईएएस अधिकारी विद्वान श्री ओम प्रकाश यादव सर। जी हमारे नमस्कार। हमारे WJSA के आ, वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी सदस्य हैं, मानद सदस्य हैं। और आज हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर से, ऐसी उम्मीद है। सर को मैं प्रणाम करता हूँ। जी प्रणाम प्रणाम। सब लोगों को प्रणाम। सर नमस्ते सर। शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। सभी लोग मंजेश को जी, नमस्कार मेरा। मित्रों बहुत बहुत स्वागत है संवाद के दूसरे संस्करण में। 8 फरवरी से हम लोगों ने ये श्रृंखला की शुरुआत की है। इस श्रृंखला का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप हम जो वेब पत्रकार हैं, बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती, क्योंकि बाकायदा पत्रकारिता का कोर्स करके लोग नहीं आए हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है हमें। और न जानना अच्छी बात, न जानना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है कि जानने की इच्छा न रहे। और हमारा जो पिछला संवाद कार्यक्रम हुआ, वो इस स्तर का था। इतने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी सर उसमें मौजूद थे। और बहुत सारी बातें जानने को हम लोगों को मिली। आज भी बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। आज का जो विषय है, वह विषय है कि एक पत्रकार से समाज की अपेक्षाएं क्या क्या होती हैं, और उस समाज के भी उस वर्ग का के उस वर्ग की अपेक्षा हम जानना चाहेंगे, जिनके साथ हमारा रोज का उठना बैठना होता है। यानी कि प्रशासन का, हम प्रशासन की क्या अपेक्षा होती है पत्रकारों से, पत्रकारिता को किस रूप में लेता है। हालांकि पुलिस और प्रशासन और पत्रकारिता, सत्ता, ये सब जो है एक दूसरे के पूरक है, लोक तंत्र के स्तंभ हैं। लेकिन एक पत्रकार जब भी होता है, शासन और सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है। इसलिए खिलाफ खड़ा होता है ताकि वो शासन और सत्ता को उनकी गलतियों का एहसास करा सके और उसमें सुधार हो। उनकी गलतियों का एहसास कराने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि शासन और प्रशासन अपने काम जो डाउन ट्रोडन हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, उन हाशिए पर लोगों स्थित लोगों को, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो उनके प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का की परिपूर्ति हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस संवाद के दूसरे संस्करण को। और जिसमें वक्ता हैं श्री ओम प्रकाश यादव सर। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस हैं हमारे बिहार के। और विभिन्न पदों पर आपने काम किया है, जिलाधिकारी से लेकर तमाम पदों पर आप आसीन रहे हैं। और आज आप हमारे सामने हैं। आप हमें ये जानकारी देंगे, हमें बताएंगे कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी की पत्रकारों से क्या अपेक्षा होती है। दिल की बात खुल के सामने आएगी। और हम सर का स्वागत कर चुके हैं, पुनः स्वागत करते हैं। और जैसे कि हमारी परंपरा है, हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व आज हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विदुषी डॉक्टर लीना कर रही हैं। वो अभी स्वागत भाषण प्रस्तुत करेंगी। और उसके बाद बगैर किसी विलंब के सर से हम लोग निवेदन करेंगे कि सर आए और अपनी बातें रखें। और इस बीच जो जितने प्रतिभागी हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखते चलिए।
बातों से जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो प्रश्न निकल के आ रहे हैं, जो जिज्ञासाएं निकल के आ रही हैं, उन जिज्ञासाओं को आप लिखते चलें। तो ये रहेगा कि प्रश्न क्वेश्चन हम प्रश्नों का जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफर को, इस मजेदार सफर को, ज्ञानवर्धक सफर को, जिसका उद्देश्य है वेब पत्रकारों का उन्मुखीकरण। और इस दिशा में मैं बड़े आदर और विनम्रता के साथ यहाँ आहूत करना चाहूंगा अपनी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा विदुषी डॉक्टर लीना को स्वागत संबोधन के लिए। डॉक्टर लीना। धन्यवाद अमित जी, और नमस्कार सभी विद्वतजनों का। सभी खास करके आज जो, जैसा कि आपने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम का, यह WJI के संवाद कार्यक्रम का यह दूसरा संस्करण है, दूसरा एपिसोड है। इस दूसरे संवाद कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सब लोग आ रहे हैं, जुड़े। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने इस आज के मुख्य वक्ता का, जो हमारे WJSA के मानद सदस्य हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला है आज और हम लोगों से जुड़े हैं। निश्चित तौर पर हम सब के लिए, हम पत्रकारों के लिए जो भी इससे जुड़े हैं और आने वाले समय में जो इसको देखेंगे बाद में भी हमारे साइट पर से, वो भी लाभान्वित होंगे। तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी अमित जी ने कहा कि हमारे पत्रकार बंधुओं से, हमसे शासन को, लोगों को, सभी को बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि वो जो सूचना देने का कार्य करते हैं, जो सब तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, खबरें पहुंचाते हैं, तो वो क्या खबरें होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, और क्या सिर्फ मिर्च मसाले वाली चीज लोग पसंद करते हैं, या आखिरकार समाज को उससे क्या आवश्यकता है, क्या चाहते हैं वो। तो इस विषय पर वो लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, इस विषय पर आप अपना वक्तव्य यहाँ देंगे निश्चित रूप से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री ओम प्रकाश यादव जी, फिर से एक बार। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी अमित रंजन जी का, और जितने मंजेश जी का, जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं WJI का, और हमारे सदस्य जो भी जुड़े हुए हैं यहाँ, विपिन जी, राजीव जी, आदर्श जी, कादिर, गणपत जी, अकबर जी, सुधांशु सिन्हा, दीपक राज, निशांत, शुभम, रजनीश रमन, ये सभी लोग, जितने सभी हमारे सदस्य जुड़े हुए, सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और समय ना बर्बाद करते हुए मैं आग्रह करूंगी कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी अमित रंजन जी, जो कि आज संचालन कर रहे हैं, वो श्री मुख्य वक्ता श्री ओम प्रकाश यादव जी को आग्रह करें कि वो अपना वक्तव्य दें और हम सभी को लाभान्वित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम, आपके शुभ आशीर्वचनों के लिए। बगैर किसी विलंब के मैं स्वागत करता हूं, आहूत करता हूं यहाँ श्री ओम प्रकाश यादव सर, भूतपूर्व वरिष्ठ IPS, जो हमारे स्वनीय इकाई WJSA के वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी मानद सदस्य हैं, श्री ओम प्रकाश यादव सर। जी नमस्कार। सबके प्रति आभार, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। पिछला अंक मैं मिस कर गया था। हमारे घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी, हमारी मदर इन लॉ का डेथ हो गया था, तो आई फील वेरी सॉरी, हम उसमें नहीं कनेक्ट हो पाए थे। बट आज आई एम ट्रूली एक्साइटेड टू बी हेयर। और ऑन द वेरी आउटसेट हम आप सबसे जरूर कहेंगे कि प्रोबेबली जिस विषय पर आज बात हो रही है, आई एम द लीस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट। मतलब आप सभी लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा अनुभव है आपका। हम लोग तो टिपिकल सरकारी नौकरी में रहे, एक पैराडाइम सेट हो जाता है सरकारी नौकरी में, और फिर उस फिक्स्ड फ्रेमवर्क में काम करते करते कई बार फिक्स्ड माइंडसेट भी हो जाता है। इसलिए इस क्षमा और इस राइडर के साथ हम आपसे बात शुरू करेंगे कि मैं इस विषय पर
बात करने के लिए आप सबों से सबसे निम्नतम स्तर पर क्वालिफाइड हो। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि जो मेरा 34 साल का लगभग मेरा प्रशासनिक अनुभव है, उस और प्लस थोड़ा सा पढ़ने लिखने की मेरी एक इच्छा रहती है, और मेरा एक स्वभाव रहा है, मेरा इंटरेस्ट भी रहा है, तो उसको थोड़ा पढ़ते लिखते रहते हैं। और यूं पूछे तो सही बात आपको मैं बताऊं कि जब हम लोग पढ़ रहे थे, और हम एसेंशियली नालंदा जिला के रहने वाले हैं, लेकिन मेरी आरंभिक शिक्षा धनबाद में हुई। हम लोग का कोल माइंस था, तो हम धनबाद झरिया से मेरा स्कूलिंग हुआ, मैट्रिक वहीं से किए। तो एक्चुअली हम बनना चाह रहे थे डॉक्टर। ये आपको जरूर बताएंगे, बनना चाह रहे थे डॉक्टर, बट समाउ 71 में जब कोयलेरी नेशनलाइज हुआ, तो ऑल ऑफ ए सडन रात में, सबको याद है 17/10/71 को कोयलेरी नेशनलाइज हो गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो रात में जिले का कलेक्टर, एसपी, वहां पर डीसी कहलाता है, वो लोग आए, हमारी सारी संपत्ति जब्त हो गई। तो हमारे फादर के मन में उसी समय एक भाव घर कर गया कि कदाचित हम इतने बड़े कोल माइनर थे और रात में कलेक्टर आके मेरी पूरी संपत्ति जब्त कर लिया। तो हमको बार बार इंस्पायर करता रहे कि बेटा तुम भी बन जाना कलेक्टर। बट समहाउ ईश्वर की क्या नियति थी, मैं बनना चाहता था डॉक्टर। उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि हम प्रोफेसर बने। तो जीवन में वो सारे आयाम आते हैं। जहां तक पत्रकारिता का फील्ड है, एक अनुभव जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी बातचीत शुरू करेंगे, बिल्कुल इनफॉर्मल माहौल में, जो मैंने सीखा है और आपकी लोगों से सीखते भी हैं। वो जरूर कहेंगे कि जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, तो उस वक्त आपको स्मरण होगा कि टेलीविजन, मतलब जस्ट उसकी शुरुआत हुई थी, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आया करता था, बेल्ट्रॉन, अपट्रॉन, वेस्ट्रॉन, इस टाइप का टेली आता था। तो उस दौर में जो पैनल डिस्कशंस होते थे, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी, इसमें कोई गुरेज नहीं है बताने में कि क्वालिटी ऑफ पैनल डिस्कशंस यूज्ड टू बी वेरी ऑफ ए वेरी साउंड क्वालिटी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, उसका बहुत अच्छा रहता था। कई बार हमको लगता था कि कदाचित इसी चीज में हम बैठ करके बात कर रहे होते तो कितना मजा। तो कहता है ना कि एक इंसान के मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उस सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने कहते हैं कि जो चीज आप बार बार सोचते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाता है। मेनी ए टाइम्स द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। तो कदाचित वो सब भी काम कर रहा होगा, आई डोंट नो। तो आप लोगों के प्लेटफॉर्म में मुझको आप लोगों ने सम्मानित किया, और अमित जी हैं, और फिर न्यूज 24 के ये अमिताभ ओझा जी थे, इनफैक्ट उससे ही उनसे मेरी पहली बार बात हुई। तो आप सबके मंच पर आने के लिए, मुझको लाने के लिए, मैं पुनः आप सबके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आज मैं ट्रूली आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू बी हेयर विथ फॉर यू। जो विषय आज रखा गया है, उस विषय पर भी हम लोग बात करेंगे, और हमारे साथी और अमित जी ने और मैडम लीना मैडम ने भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की क्या अपेक्षा रहती है, उस सब पर भी हम लोग बात करेंगे। तो मैं एक सर्वे से आपकी बात शुरू करता हूं। अमेरिकन प्रेस इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे अभी हाल में किया था, और वो सर्वे किया डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जब आया तो उसके बाद जर्नलिज्म से या जर्नलिस्ट से समाज की क्या अपेक्षा है। तो वो सर्वे यूएस में हुआ, और बड़ा व्यापक सर्वे था। उसके जो परिणाम आए वो बड़ा इंटरेस्टिंग थे। कहता है कि 78% ऑफ द पीपल सर्वे, उन लोगों ने कहा कि जर्नलिस्ट को बिल्कुल फेयर होना चाहिए। उसमें से 68%, मतलब आप सर्वे आप लोग हमसे बेहतर समझते हैं, कंकरेंट क्वेश्चंस रहते हैं, तो 68% ने कहा कि साहब जर्नलिस्ट मस्ट बी न्यूट्रल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेयर एंड न्यूट्रल। इसके बाद कहा कि 61% लोगों ने कहा कि जर्नलिस्ट के बीच में डाइवर्सिफाइड ओपिनियंस होना चाहिए, डाइवर्स व्यूज जरूर होना चाहिए। अब दुर्भाग्य से आज की तारीख में, मैं इफ आई एम परमिटेड टू से, जो पैनल डिस्कशंस टीवी चैनल में होते हैं, तो जो डाइवर्स व्यूज होते हैं, कई बार वो इतना एग्रेशन में बदल जाता है कि वो बड़ा
बहुत कई बार वो वल्गर एक्सप्रेशन में बदल जाता। तो डाइवर्स व्यूज होना बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी खासियत यही है कि डाइवर्स व्यूज होने चाहिए, बट वो शालीनता की और संसदीय शब्दों की सीमाओं को नहीं लांघे तो अच्छा रहा। 54% लोगों ने, माने आप सोच लीजिए लगभग आधा से ज्यादा 54% लोगों ने कहा कि जर्नलिस्ट मस्ट बी द वॉचडॉग ऑफ द सोसाइटी। एंड व्हेन आई से सोसाइटी, डेमोक्रेसी के जो 3 पिलर्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, उसके वॉचडॉग होने चाहिए। हम सब लोग को पता है कि भारतीय संविधान में प्रेस चौथा स्तंभ है, एज सच नहीं लिखा है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो एक तरह से उसको, एक किताब हमारे हाथ में मैं आपको दिखाता हूं, ये फॉली नरीमन की किताब है, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने 2 किताब लिखी और ये दोनों किताबें उनकी मृत्यु के बाद, संभवतः दिसंबर लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई थी। और एक किताब उन्होंने लिखा है गॉड सेव सुप्रीम कोर्ट। तो जब इस किताब को आप पढ़ेंगे, खास करके नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें इन्होंने बहुत सारे, आप सबको पता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसका एवोल्यूशन ब्रिटिश पीरियड से हुआ है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूं। वहां से इन्होंने उठा करके लिखा है कि ऑल्दो द वर्ड फोर्थ पिलर एज सच हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने जो बनाया था उसमें परिकल्पना यह जरूर थी कि देयर मस्ट बी फोर्थ पिलर, जो कि कहता है कि 3 पैर पर कोई चीज अस्थाई नहीं हो पाता है, चौथा उसमें रहना चाहिए। तो यू पीपुल आर द फोर्थ पिलर ऑफ दिस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। कुछ चीज आपसे पहले फॉर्मली हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये जरूर बात करेंगे, क्योंकि 34 साल मेरी सरकारी नौकरी रही और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मैं जहां जहां रहा, 9 साल शुरुआती दौर में जब झारखंड बिहार एक था, तो 90 में जब मैंने शुरुआत की, 90 या 89 के लास्ट में जब हमने शुरुआत की, तो झारखंड जो अभी का है, जमशेदपुर और चाईबासा आदि जगहों में मैं रहा वहां। और मेरे पता नहीं क्यों इस इंक्लिनेशन के कारण या इन चीजों के कारण, मेरा जो स्थानीय जितने भी पत्रकार थे, उस वक्त तो टीवी का बहुत ज्यादा चलन नहीं था। आपको धनबाद वगैरह का अगर आइडिया हो तो आवाज, रांची एक्सप्रेस, इस तरह के बहुत सारे अखबार, ब्रह्मदेव शर्मा जी थे, उनकी कदाचित मृत्यु हो गई, बाबा बाबा उनको लोग बोलते थे, और बहुत सारे हमारे मित्र हुए, और हम लोगों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और मजेदार बात यह है कि वो हमारी अखबारों में जब हम भी कुछ ऐसा कदम होता था तो वो हमारी आलोचना भी छपती थी, लेकिन फिर शाम को हम लोग मिलते थे तो बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग मिलते थे। और मैं आपको आज कैंडिडली एक्सेप्ट करता हूं कि मुझको कई इंफॉर्मेशंस उनके जरिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से मिल जाते थे, जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हम लोगों को नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल, 90 के दशक में आपको पता था कि बिहार झारखंड अलग होने के लिए आंदोलन चल रहा होता था, और उस दौरान जेएमएम या फॉर दैट मैटर ऑल उस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज था, उनका एक एजिटेशन का एक मोडस ऑपरेंडाई था इकोनॉमिक ब्लॉकेड का। आप में से बहुत लोग अगर उस समय रहे होंगे वहां तो कदाचित स्मरण होगा। इकोनॉमिक ब्लॉकेड जब लगता था झारखंड में, तो बड़ा फियर्स तरीके से, बहुत इंटेंसिव तरीके से उन लोग इसको एग्जीक्यूट करते थे। ट्रेन का ट्रैक उड़ा देते थे और बोगियां उड़ जाती थी, कई एक्सीडेंट हुए, लोग मर गए। तो आपको बता दें कि ये इट वाज फिजिकली नॉट पॉसिबल टू पेट्रोल द होल लेंथ ऑफ द ट्रैक, क्योंकि झारखंड स्ट्रेच वाइज बहुत लंबा था। तो हमको मेरे अपने संबंधों के कारण उन लोगों से कई बार वो सूचनाएं हमें मिलती थी कि आज कदाचित ये होने वाला है या वो होने वाला, वगैरह वगैरह। तो अब मैं आपसे बात जरूर ये कहूंगा कि समाज की अपेक्षा क्या है, विषय जो है, इस विषय पर मैं आता हूं। समाज की क्या अपेक्षा है? जब हम समाज बोलते हैं तो समाज में हम सभी हैं। आप अगर पत्रकार हैं, मैं अगर पूर्व ब्यूरोक्रेट हूं या नौकरी में भी जब था, तो वी टुगेदर कंस्टिट्यूट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोसाइटी। तो उसकी क्या अपेक्षा है? लेकिन उसके पहले 3 शब्द को हम लोग को जरूर आत्मसात करना चाहिए। किसी भी चीज के अच्छे निर्माण में, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो विचार का निर्माण हो, या राष्ट्र का निर्माण हो,
या किसी भौतिक टेंजिबल या इनटेंजिबल चीज का निर्माण हो, उसके 3 अवयव। पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा नॉलेज, और तीसरा इंटेंशन। नियत, तकनीक और ज्ञान, ये तीनों का संगम जब होता है तभी एक पॉजिटिव वे में टेंजिबल या इनटेंजिबल चीज का निर्माण होता है। आपको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। आप अगर देखेंगे कि सिर्फ टेक्नोलॉजी बढ़िया है और ज्ञान भी है, अगर इंटेंशन खराब है तो उसका कैसे प्रयोग होता है। आप सब लोग डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम से अवगत हैं। जो साइबर अपराधी हैं उनके पास वो डिजिटली यानी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत इक्विप्ड है। दूसरा, उनके पास इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी है। अब ज्ञान है और टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उनका इंटेंशन खराब है, तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये एक साइबर क्राइम के रूप में। आप एक और एग्जाम लीजिए। बिहार में आरा में जो पुल है कोइलवर का, कदाचित ब्रिटिश के समय बना हो या और बहुत सारे ब्रिटिश के समय पुल बने। निसंदेह उस वक्त टेक्नोलॉजी तो बहुत कमजोर थी, लेकिन उसका नॉलेज और उसका इंटेंशन प्रॉपर था, वो पुल अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी कितना एडवांस्ड हो गया, नॉलेज भी एडवांस्ड हो गया, लेकिन इंटेंशन खराब है, इसलिए हवा के झोंके से भी अगवानी पर्वता का पुल 2 बार गिर गया। इसलिए इस चीज को याद रखना, और वही पत्रकारिता में भी शामिल। समाज की यह अपेक्षा है कि पत्रकार बंधु के पास टेक्निकल नो हाउ हो। और आज के समय में अब आप सोच लीजिए कि एआई का जमाना है, एआई से और आप आगे चले गए। इलॉन मस्क ने एक कंपनी बनाई है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। इलॉन मस्क की कंपनी का नाम है न्यूरालिंक। न्यूरा का मतलब होता है न्यूरॉन, ब्रेन। ब्रेन में जो सेल्स होता है उसको न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरालिंक। तो उस कंपनी ने अभी प्रोटोटाइप और क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। वो कह रहा है कि किसी के ब्रेन में अगर हम चिप लगा दें तो उसके ब्रेन के कैपेसिटी या ब्रेन का परफॉर्मेंस मिलियंस टाइम्स इंप्रूव कर सकता है। और ये इसके क्लिनिकल ट्रायल अभी बहुत प्राइमरी स्टेज में है, लेकिन वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि कहां जा रहा है टेक्नोलॉजी। तो समाज की पहली अपेक्षा तो आपसे जरूर है कि आप अपने टेक्नोलॉजी का सहारा जरूर लें। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि हम लोग इतने साथी इस छोटे से स्क्रीन, इन्हीं के पास मोबाइल भी होगा, तो मोबाइल के एक छोटे से स्क्रीन से इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग कनेक्ट हो गए। लीना मैडम कहीं दूसरे शहर से होंगी, मोहम्मद कादी भाई कहीं से होंगे, अकबर इमाम भाई कहीं से होंगे, सुधांशु सिन्हा साहब कहीं से होंगे, दीपक राज जी, रामबालक राय जी, मंजेश कुमार जी, उनके नाम नहीं आ रहे हैं, जियोमी 220 आ रहा है, अगर नाम आप लिख देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, बालकृष्ण जी हैं, आदर्श जी हैं। ये सारे अपने जो बंधु भाई हैं, ये हम लोग टेक्नोलॉजी से जुट गए। दूसरा चीज समाज की अपेक्षा है हमसे कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज, यू नीड टू अपडेट। नॉलेज एक स्थूल वस्तु नहीं है। सोचिए ना कि मोबाइल सुबह में खोलते हैं हम, तो उसमें एक आ जाता है कि अपडेट कीजिए सॉफ्टवेयर। तो ये जो नॉलेज है, यू नीड टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड एवरी टाइम। आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप में से कोई बंधु, कोई साथी वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट बिल पर जो जेपीसी की रिपोर्ट आई है उस पर इंटरव्यू करने आप चले जाइए, और अगर आपको उस ड्राफ्ट बिल के बारे में आइडिया नहीं है तो पहला तो आप प्रश्न नहीं पूछ पाइएगा, और दूसरा यदि आपने प्रश्न पूछा भी और वक्ता अगर समझ गया कि आपको इसकी समझ नहीं है तो आपको फंसा देगा। तो एक मगही में कहावत हमारे यहाँ बड़ा फेमस है, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। वैसा हो जाएगा और आप इम्प्रेस्ड हो जाइए। तो आपको यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ एंड इट शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस।
आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। समाज की यह अपेक्षा है कि आप पढ़िए, आपको आपको भाषा पर, वोकैबुलरी पर, सेंटेंस के फ्रेमिंग पर ये आ, ये बिल्कुल आप देखेंगे, मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हम लोग कभी कभी बहस में या अखबारों में भी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो कोई और नियंत्रण नहीं, कई बार जिस तरह के भाषा का, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है तो थोड़ा दिल दुखाता है। तो दूसरी चीज है कि वी नीड टू अपडेट योर सेल्फ। मैं अपनी अभी दिखाता हूं, ये मेरे पीछे पूरी लाइब्रेरी। मैंने जिस दिन नौकरी ज्वाइन किया उस दिन से यह सुनिश्चित करता हूं कि मेरे सैलरी का, और अभी हम पेंशन से जी रहे हैं तो पेंशन का एक सर्टेन हिस्सा हम किताबों में खर्च करते। मैं जब जमशेदपुर में पोस्टेड था तो मैंने बताया कि पत्रकारों से, सभी साथियों से मेरे इतने अच्छे संबंध हुए, शाम को मिलके गपशप करते थे, अलग अलग विषय पर चर्चा करते थे, तो हमारे कई एक लेख छपे। आपको स्मरण होगा कि इंदिरा गांधी जी ने जब पोखरण में विस्फोट किया था तो उसका जो कोडवर्ड दिया गया था उसका नाम था बुद्धा स्माइल्स। और जब पोखरण 2 विस्फोट हुआ वाजपेयी जी के समय में तो उसका बुद्धा स्माइल्स 2.0 कहा गया। तो उस वक्त मैंने एक लेख लिखा था जो कदाचित आवाज में छपा था या रांची एक्सप्रेस वगैरह में किसी में से, उसमें मेरी कटिंग भी मैं रखे हुए। उसमें हमने लिखा था कि भगवान बुद्ध का फिर से मुस्कुराना जरूरी था। मैं कोई अपनी लेख से ही नहीं बघा रहा हूं, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम लोगों से तो वो बहुत ज्यादा अपेक्षा भी नहीं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि जो सरकारी नौकरी में आ जाता है उसको लगता है कि हम दुनिया में सबसे काबिल, और ये सत्य है, हमको एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है। और अगर आप आईएएस बन गए तो आपको लगेगा कि दुनिया के सब चीज आप ही जानते हैं। अरे भाई, आप कुछ नहीं जानते। न्यूटन से किसी ने पूछा कि आप तो बहुत विद्वान हैं, आपके ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है, समुद्र के किनारे वो खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि समुद्र के किनारे पड़े हुए इस पत्थर के समान हम हैं, सारा समुद्र मेरे सामने पड़ा है। एक जर्मन फिलोसफर हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति साल भर में 10 किताब पढ़ ले, वैसी किताबें जो वर्थ रीडिंग हो, अगर कोई आदमी साल में 10 किताब पढ़ ले तो वो दुनिया में वो जो कुछ करना चाहे, मतलब तो उसके शब्दों में अगर मैं कहूं तो वो ये कहते हैं कि वो आदमी कभी भी गरीब नहीं रह पाएगा, चाहे इंटेलेक्चुअली हो चाहे फाइनेंशियली हो, ही विल बी रिच। तो दूसरा चीज हुआ नॉलेज। तो हमने टेक्नोलॉजी, नॉलेज, और थर्ड है इंटेंशन, जो बहुत जरूरी है। समाज की ये जरूर अपेक्षा है कि हम पत्रकार हैं तो हमारा इंटेंशन क्या, हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए भाई। आज एक दो और इस टॉपिक पर चूंकि बात करना था तो थोड़ी सी तैयारी कर रहे थे, और हम बल्कि हम इसमें यह भी जोड़ देंगे। देखिए, एक चीज याद रखना चाहिए, अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति होते हैं उनका एक ऑफिशियल हिस्टोरियन होता है। एक हिस्टोरियन थे, अमेरिकन हिस्टोरियन थे, उनका नाम था रॉबर्ट डैलेक, इफ आई रिमेंबर करेक्टली हिज नेम, रॉबर्ट डैलेक उनका नाम था। उन्होंने संवाद पर बड़ी अच्छी बात लिखी है, और उन्होंने लिखा है कि संवाद जब आप करते हैं, जैसे आप पत्रकार हैं तो आप संवाद कीजिए, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो आप बोलिएगा, अगर आप अखबारों में लिखते हैं तो आप लिखिएगा, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो कहता है कि संवाद के 4 पाप हैं, देयर आर 4 सीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उस 4 पाप को याद रखना चाहिए और वो पाप कभी नहीं कमिट करना चाहिए। क्या है वो पाप? पहला पाप है अनप्रिपेयर्ड। आप इंटरव्यू करने जाएं, आप किसी विषय पर लेख लिख रहे हो, आप किसी विषय पर बात करने जा रहे हो, यू शुड नेवर कम अनप्रिपेयर्ड। सोसाइटी की यह जरूर अपेक्षा रहती है, क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन हैं उसके, तो आप स्पोक्स पर्सन हैं तो देन यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ ऑन द टॉपिक ऑन विच यू आर गोइंग टू स्पीक। जैसे फर्ज कीजिए कि अभी इस हॉल में 32 लोग हैं मुझको लगाकर, कल इसका लिंक शेयर होगा तो शायद 100 आदमी, 1000 आदमी देखेंगे। मैं अगर इसी को पकड़ूं
अगर आधा घंटा हमने बात किया तो 32 गुने आधा घंटा तो 16 घंटा हुआ। मुझको कोई अधिकार नहीं है 16 घंटा बकवास करने का, क्योंकि मैं 16 घंटा आपका ले रहा हूं, इस ऑडियंस का 16 घंटा मैंने लिया। तो रॉबर्ट डेलेक कहते हैं कि वेयर एवर एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, यू वॉन्ट टू राइट, कम प्रिपेयर्ड। तो ये पहला पाप क्या है कि अगर आप अनप्रिपेयर्ड हैं तो दिस इज द फर्स्ट सीन ऑफ द बैड कम्युनिकेशन। पत्रकार को इसको याद रखना चाहिए। दूसरा चीज, अनकनेक्टेड। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप कोई लेख लिख रहे हैं, किसी विषय पर बात कर रहे हैं, अनकनेक्टेड है। मैं इतना बोल रहा हूं, अगर मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पाऊं, मान लीजिए कि मोहम्मद कादिर भाई से मैं अनकनेक्टेड हो गया, मान लीजिए कि बालकृष्ण जी से मैं अनकनेक्टेड हो गया, अबरार भाईजान से मैं अनकनेक्टेड हो गया, राजीव सिंह जी से झारखंड से मैं अनकनेक्टेड हो गया, तो आई हैव कमिटेड ए सीन। यह एक पाप है, वो कहीं ना कहीं गलती मैं कर रहा हूं, तब मैं अनकनेक्टेड हूं। थर्ड, अनइंटरेस्टिंग। आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेक इट इंटरेस्टिंग। और फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अनकमिटेड। अब मान लीजिए कि अब इसमें जो इतने लोग जुड़े हैं, अगर हम सुनने के लिए भी आए हैं तो वी मस्ट बी कमिटेड, अगर हम बोलने के लिए भी आए हैं तो वी मस्ट बी कमिटेड। तो दीज आर द 4 सीन्स ऑफ बैड कम्युनिकेशन। चलिए अब हम जल्दी से अपनी बात आप समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जो ये प्रश्न निकला इसलिए मैंने बात किया, और आई थिंक कुछ समय ज्यादा हो गया। देखिए, कुछ जो रिसर्च कुछ जगह हुए हैं, मैंने आज यूएन के वेबसाइट में जा करके सर्च किया कि ग्लोबल लेवल पर जो पत्रकार हैं, उन पत्रकारों से या पत्रकारिता से क्या समाज की अपेक्षाएं हैं। एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, एक शब्द है, उसको बोलते हैं मकरैकिंग। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मकरैकिंग। मकरैकिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, या द जर्नलिस्ट हु आर एक्टिव वॉचडॉग in the society. When I say society, I am referring to all the 3 pillars of the society. कहता है कि उसमें लिख रहा है कि क्या अपेक्षाएं हैं, तो उसने 5-6 अपेक्षाओं की बड़ी स्पष्ट रूप से चर्चा की है। आप यूएन के वेबसाइट पर भी जाइएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वेबसाइट पर जाइएगा। बहुत ये विषय जो है आज की तारीख में बहुत ही फियर्सली डिबेटेड है। दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है कि साहब, जिस तरीके से, अब तो इंफॉर्मेशन का एज है मैडम। आप सोच लीजिए कि आज की तारीख में इस देश में लगभग 104 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, जिसमें 85 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। अब 85 करोड़ लोग जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, वो सब लोग पत्रकार हैं। एवरीबडी इज मेकिंग रील, एवरीबडी इज मेकिंग वीडियोस, एंड एवरीबडी इज कमेंटिंग ऑन द फेसबुक एंड अदर वेब पोर्टल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। तो वो कह रहा है कि इतनी बड़ी चुनौती हो गई है आज की तारीख में कि पत्रकारों के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब आप सोच करके देखिए, अभी 3-4 दिन पहले जो घटना हुई रणवीर अहमदिया वाला और समय रैना वाला, मैं यूट्यूब मंच पर भी अपनी बातों को रखता हूं वॉइस ऑफ रिपब्लिक के नाम से, चूंकि मुझको जब मैं रिटायर किया तो मुझको लगा कि मैंने जो समाज से लिया है, मुझको समाज को लौटाना चाहिए। तो अलग अलग विषय पर, कुछ लीगल इश्यूज पर रहता है, लैंड रेवेन्यू पर रहता है, कुछ अलग अलग विषय पर, इलेक्शन पर रहता है। तो उन विषयों पर हम लगातार बात करते रहते हैं। अब जरा सोच करके देखिए कि सोसाइटी का क्या पैराडाइम हो गया है, और वैसे में जो जेन्युइन, जो सीरियस, जो जो ईमानदार पत्रकार हैं, जो कमिटेड पत्रकार हैं, उस पर कितनी चुनौतियां हैं। सोच के देखिए कि एक रणवीर अहमदिया टाइप आदमी का मिलियंस में फॉलोअर्स, और अगर आप कोई सीरियस बात करते हैं तो आपका 1000 में भी फॉलोअर्स नहीं। ये समाज का पैराडाइम जिस ओर जा रहा है, अब तो प्रश्न यह उठता है कि या तो आप वो कहिए जो समाज को पसंद है, या फिर आप वो कहिए जो समाज को पसंद करना चाहिए।
Now the choice is of the journalist. If you start writing and speaking the things or the issues or the style which people like, it's your choice. क्योंकि जब से ये वेब दुनिया खुला तब से पत्रकारिता का स्कोप और पैराडाइम ये इतना व्यापक हो गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और दुनिया का हम लोग इस बात से सहमत होंगे कि एक और सर्वे हुआ है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, इंक्लूडिंग इनफैक्ट उसमें यूरोप वगैरह भी शामिल है, कहता है कि हिंदुस्तान का जर्नलिज्म आज भी दुनिया के बहुत सारे जर्नलिज्म से की तुलना में बहुत वाइब्रेंट है और बहुत डाइवर्सिफाइड है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। तो मैं अब जल्दी से रैप अप कर देता हूं। उनको जब मैंने अध्ययन किया तो हमको लगा कि 5 बिंदु कहता है कि समाज की अपेक्षा पत्रकार से। द फर्स्ट अपेक्षा है वॉइस फॉर वॉइसलेस। आपको आवाज बननी होगी उन लोगों के लिए जिसके पास आवाज नहीं है। यू आर द वॉइसेस ऑफ वॉइसलेस। ऑफ कोर्स चॉइस इज योर्स। आपके पास तो इतने सारे मार्ग भटकने के, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के आपके पास संसाधन है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कदम कदम पर आपको डिस्ट्रैक्शन हो। उस नौकरी में भी है, इस नौकरी में मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस के बहुत साधन थे, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपने लिए वो रास्ता चुनना पड़ेगा। तो वॉइस फॉर वॉइसलेस। सेकेंड, एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस। हम जिन चीजों की रिपोर्टिंग करते हैं, जिस चीज के बारे में लिखते हैं, वो एक्यूरेट है कि नहीं। क्योंकि एक बार आप बोल देते हैं, एक बार आप लिख देते हैं, वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है। और अगर वो इनएक्यूरेट रहता है, ट्रूथफुलनेस नहीं रहती है उसमें, तो आपकी विश्वसनीयता खत्म होती जाती है। अगर आपकी भाषा, आपके वाक्य, आपके वोकेबलरी ये कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं तो वो चीजें होती। इम्पार्शियलिटी, ये बोलने की जरूरत नहीं है। उस अमेरिकन जर्नल इंस्टीट्यूट में जो रिसर्च किया तो उसमें कहा कि साहब इम्पार्शियल होना आज की तारीख में ये बहुत जरूरी है, लेकिन संजोग से, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ये बहुत बड़ी चुनौती बन के रह गया है। उसके कई एक कारण है। उसके कारण तो पहला ये है कि जो मीडिया हाउसेज हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स हो या अखबार हो, वो किसी न किसी बिजनेस हाउसेस के कंट्रोल में है। इस महीने में जब डिजिटल प्लेटफॉर्म आया तो एक तरह से क्रांति भी लाया। तो इसमें अब आप सोच के देखिए आज की तारीख में, मतलब विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी एफिलिएशंस दैट यू पीपल पोजेस, आपके कहीं ना कहीं प्रतिबद्धताएं होंगी। हर आदमी का अपना अपना विचार होता है, हर आदमी का अपना अपना इंक्लिनेशन भी होता है, लेकिन उसको छोड़ करके आप देखिए आज की तारीख में, चाहे अखबार हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इवन टू सम एक्सटेंट यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी, कुछ अखबारों को छोड़ दीजिए तो 2 मीडिया हो गया। एक को हम लोग बोलते हैं गोदी मीडिया और एक का हमने नाम दिया है क्रोधी मीडिया। एक मीडिया को सरकार में कुछ गलत नहीं दिखता और एक को सरकार में सब कुछ गलत दिखता, तो दोनों तो सही नहीं होगा। गोदी मीडिया भी सही नहीं है, क्रोधी मीडिया भी सही नहीं। हाउ कैन ए गवर्नमेंट would do everything which is wrong and how could a government do which is everything is right? ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और समाज की अपेक्षा बहुत प्रबल होती जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया के कमेंट्स आदि को पढ़िएगा, लोगों से आप हमसे ज्यादा, इसलिए मैंने कहा कि आई एम द लीस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट। मैं इस विषय पर आपसे बात करने की धृष्टता कर रहा हूं। मुझको कोई नैतिक अधिकार नहीं है आपसे बात करने का, क्योंकि मेरा न तो कोई अनुभव है और न मेरे पास कोई ज्ञान है, लेकिन जो मैंने फील किया हुआ आपके साथ रखा। तो आज तो अपेक्षा है कि साहब ये क्रोधी मीडिया और गोदी मीडिया से अलग हट करके जो तीसरी धारा हो, वो तीसरी धारा इम्पार्शियलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ये इंस्टीट्यूट अपने सर्वे में कहता है कि ट्रांसपेरेंसी का घनघोर अभाव है। इसको करने की आवश्यकता है। वॉचडॉग तो आप हैं ही। एक जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं,
मैंने एक शब्द बताया था, मक्रैकिंग। मक्रैकिंग एक वर्ड है। मक्रैकिंग का मतलब होता है द जर्नलिज्म विच पीप्स इनटू द डीपर साइड ऑफ द सोसाइटी। और यह शब्द अमेरिका में 19वीं और 20वीं शताब्दी में बहुत प्रयोग में आया जाने लगा। आप सबको पता है वाटर गेट स्कैंडल और वो सारी चीजें हुई, फिर इंडिया में भी आया। आपको याद होगा तहलका और उस तरह से और बहुत सारे आए। इंडियन एक्सप्रेस कई बार उस चीजों को करता है। तो कह रहा है कि इट्स अ न्यू काइंड ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया। हालांकि ये यूएस में 19वीं और 20वीं शताब्दी का खेल, लेकिन जो मक्रैकिंग नेचर ऑफ जर्नलिज्म है, यह आज की तारीख में समाज टू सम एक्सटेंट अपेक्षा करता है, लेकिन इसके अपने खतरे भी। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाता। उसके खतरों की सूची उसने गिनाई है कि अमेरिका इटसेल्फ, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में कितने कितने जर्नलिस्ट की जान चली गई। आप और सब लोग देखते रहते हैं कि चाहे वो अगर इराक में रिपोर्टिंग कर रहा हो, अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहा हो, आप लीबिया में रिपोर्टिंग कर रहा हो, या अभी फिलिस्तीन और इजराइल में रिपोर्टिंग कर रहा हो, कितना खतरनाक है उसका अंदर जाके पता लगाने का। समाज की ये अपेक्षा है कि आप जरूर सुरक्षित रहें, लेकिन उसकी अपेक्षा जरूर रहती है कि साहब इसके अंदर का स्टोरिया हमको पता चले। जैसे अभी मान लीजिए कि दिल्ली में सरकार बन रही है, हम लोग रोज अखबार खोलते हैं, रोज टीवी खोलते हैं, और ये सुनने के लिए बड़ा कान जो है आह्लादित रहता है कि कौन बन रहा है। तो कौन बन रहा है ये बताने का अंदर का खबर तो पत्रकारें लाएगा। तो ये एक अपेक्षा है। एक और बड़ी अच्छी चीज है, कह रहा है कि आज के तारीख में जो प्लिथोरा ऑफ न्यूज चैनल्स, प्लिथोरा ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑफ जर्नलिज्म जो खुला है, उसके कारण एक चीज मिसिंग हो गया है जो जर्नलिज्म का सबसे मेन क्रक्स था। क्या क्रक्स था? फर्निशिंग इंफॉर्मेशन। सूचना देने का मुख्य काम था, वही भूल गए हम, और उसको छोड़ के सब काम करते। तो स्टिल टुडे प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एज इट इज, वह सूचना जिस रूप में भी है उसी रूप में सोसाइटी को देना, ये आज भी रेलिवेंट है, कल भी है और परसों भी रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कहता है कि जर्नलिज्म में बहुत सारे विषय पर सोसाइटी में आपको डायलॉग, सोसाइटी में आपको डिबेट कराने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से डिबेट का मतलब अब हम ये समझ गए हैं कि टीवी के स्टूडियो में 4 आदमी को लाइए, उन सबको पहले से बता दीजिए कि आपको क्या लाइन और लेंथ लेना है। अभी आपने वो इंटरव्यू बीबीसी ने रहस्योद्घाटन किया है राकेश सिन्हा जी के बारे में। उन्होंने कहा कि साहब हमको एक टीवी चैनल वाले ने बुलाया और कहा कि आपको ऐसे ऐसे गाली गलौज करना है, मेरा टीआरपी बढ़ेगा। आपने देखा हो, मैं उसके कंटेंट में नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यह इंस्टीट्यूट अपने इस रिसर्च में कहता है कि प्रोमोटिंग डायलॉग एंड initiating national debate on certain issues is the prime responsibility of journalism. हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या इन चीजों पर हम राष्ट्रीय बहस की शुरुआत कराने में सक्षम हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। मैं जब राष्ट्रीय बहस करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कहता हूं कि वो सभी राज्यों में केंद्र शासित और 38 केंद्र शासित और राज्य प्रदेश में सब हो जाए। राष्ट्रीय बहस का मतलब है कि ये व्यापक जनमानस में वो जा रहा है कि नहीं, किसी विषय पर आप बात। तो ये एक चीज है। और लास्टली कहता है इथिकल कंडक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्रिवेसी। अभी एक बड़ा अजीब चीज हो रहा है, आप देखिएगा। और चूंकि हम लोग सब लोग समाज के वो अंग हैं, मतलब पुटिंग योर वर्ड्स इन समबडीज माउथ। हम प्रश्न, उसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। भारत में एक कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसका अब नाम बदल गया, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता उसका नाम हो गया। उसमें जब कोर्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका 2 शब्दावली है। एक को बोलते हैं मेन क्वेश्चन और एक को बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन जो होता है वह प्रोसिक्यूशन के वकील के लिए अलाउड होता है। मेरा क्या कहना है, यहां हम लोग
जब बात करते हैं या आप बात करते हैं तो आप लीडिंग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन कहता है कि क्रॉस क्वेश्चंस, यानी आप माने समझिए कि प्रोसिक्यूशन टाइप आप क्वेश्चन करिए, ओके, बट यू नीड टू रिस्पेक्ट द प्रिवेसी ऑफ दैट पर्सन। हम उसके ड्राइंग रूम में तो नहीं घुस जा रहे हैं, माने उसको हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, अगर कोई भोजपुर के होंगे तो उसको समझेंगे, कहीं हम लोग उसको चहेटने तो नहीं लगते। तो पुटिंग योर वर्ड्स इन समबडीज माउथ, इन चीजों से अपेक्षा रहती है कि समाज से उसको लाया जाए। बाय एंड लार्ज मुझको लगता है कि आज के बदलते हुए युग में जब पत्रकारिता के डेफिनेशन का स्वरूप इतना ही विशाल हो गया है, जितना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण का हो गया, उतना ही विशाल आपका स्वरूप हो गया है। कोई कुछ देख पा रहा है, कोई कुछ देख पा रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में, अगर मुझको ठीक से याद है तो 20वां श्लोक है, वो कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता स्थित अहम आदिश्च मध्यंच भूतनाम अंत एव च। कहते हैं कि आरंभ भी मैं ही हूं, मध्य भी मैं ही हूं और अंत भी मैं ही हूं। उसी प्रकार से यह पत्रकारिता है। एक अमेरिकन बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, मैं पढ़ रहा था बीबीसी के वेबसाइट में, उन्होंने लिखा, मैं ये श्लोक क्यों बताया, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता स्थित अहम आदिश्च मध्यंच भूतनाम अंत एव च। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि वह पत्रकार लिख रहे हैं बीबीसी के उस वेबसाइट पर, मैं पढ़ रहा था, उसमें उन लोग लिख रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड जर्नलिज्म टेक्स बर्थ टुगेदर एज ए ट्विंस। प्रजातंत्र और पत्रकारिता दोनों जुड़वा बच्चे की तरह जन्म लेता है, और अगर मृत्यु होगी एक की तो दूसरे की मृत्यु भी स्वतः हो जाएगी। यानी जिस दिन किसी देश का पत्रकारिता मरेगा, उसी दिन उस देश का प्रजातंत्र भी मर जाएगा, और जिस दिन किसी देश का प्रजातंत्र मरेगा, उसी दिन उस देश की पत्रकारिता भी मर जाएगी। इसीलिए मैंने ये बताया। तो आपका स्वरूप तो इतना व्यापक है कि कई बार उसको लोग देख नहीं पाते, हम खुद नहीं देख पाते। तो आप अपनी व्यापकता का, आप अपनी सार्वभौमता का, आप अपने पौरुष का, आप अपने शक्ति का हनुमान की तरह आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन कई बार जब वो अंदाजा होता है तो उसमें विकृति भी आती है। तो हमें उन विकृतियों से बचते हुए अपने इस पौरुष को, अपने इस शौर्य को, अपने इस व्यापकता को समाज के लिए लगाना होगा, और समाज की जो अपेक्षाएं हैं उसके लिए काम करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पत्रकारिता कोई नौकरी नहीं है। ठीक है, इससे जीवन यापन चलता है, कई लोग जॉब करते हैं, बट यू हैव चोजन दिस प्रोफेशन नॉट बाय फोर्स, नॉट बाय डिफॉल्ट, बट बाय डिजाइन। आप इस लाइन में आने के लिए बाय डिजाइन आए हैं, एंड बाय वर्च्यू ऑफ बिकमिंग अ जर्नलिस्ट यू फॉरफिट मेनी ऑफ योर राइट्स। बहुत सारे अधिकार आपको छोड़ने पड़ेंगे, और अगर वो आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, समाज आपको आज भी हथेली पर उठाने के लिए तैयार है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत नमस्कार, क्षमा कीजिएगा कुछ समय ज्यादा मैंने ले लिया। फिर से आप सबका अभिनंदन है, सबका अभिवादन है, नमस्कार। बहुत बहुत अभिभूत हुए सर हम लोग आपसे, और कम शब्दों में जितना कुछ आपने दे दिया, ये हमारी जरूरत थी, और जरूरत के मुताबिक क्या आपने छोड़ा, कौन सा एस्पेक्ट आपने छोड़ा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए सारे एस्पेक्ट्स आ गए। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और मित्रों, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो, बहुत विस्तारित बात हुई सर ने, और बहुत सारी स्पष्टताएं की आपके सामने, बावजूद इसके अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो तुरंत कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न? अनूप जी, अनूप नारायण सिंह जी, या कोई भी साथी, बालकृष्ण जी, किसी का कोई प्रश्न सर की बात को आगे बढ़ाते हुए? चलिए, नमस्कार। और अब मैं
बगैर किसी विलंब के कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न आते हैं तो अच्छा लगता है। पिछले सेशन में बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे। फिर हम लोग मिलते रहेंगे, अब तो बताओ। ये पूरा ग्रुप बन गया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, बिल्कुल। उसमें भी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। और अब मैं बगैर किसी विलंब के, जहां तक सूची में देख रहा हूं, तो वैसी स्थिति में मैं अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक संयोजक जो पर्दे के पीछे से, नेपथ्य से ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं, युवा पत्रकार मंजेश कुमार को आमंत्रित करता हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मंजेश कुमार, देखिए, बात कर राष्ट्रीय जी, कोषाध्यक्ष। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और मैं आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा ओम प्रकाश सर का, जिन्होंने हम लोगों को ये बातें आज बताई कि समाज को और प्रशासन को हमसे क्या चाहिए होता है। और उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो जो लोकतंत्र का चौथा पिलर होता है पत्रकार, उनकी जिम्मेवारियों को उन्होंने आज बताया है। इसके साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लीना मैम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता ओम प्रकाश सर का स्वागत किया। मैं आभार आपका भी व्यक्त करना चाहूंगा कि आप इतने अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। मैं आज जो है, चूंकि महाकुंभ स्नान के लिए चले गए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद सर, मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आज वो नहीं है हम लोग के साथ आज इस कार्यक्रम में, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज को सोचा और उन्होंने ही इसकी नींव रखी, दिशा निर्देश दिया, और उनके आधार पर हम लोग आज इस कार्यक्रम में इतनी अच्छी बातें सीख रहे हैं और दिग्गजों से जान रहे हैं एक एक चीजें। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मंजेश जी, आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। अब हम समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले शनिवार को